प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों यदि आपको याद हो तो हम डिस्कस कर रहे थे आपके जो ग्रुप थ्योरी है उसके अवयव का ऑर्डर, यानी कोई भी ग्रुप हो उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा उसके ऊपर हमारी चर्चा थी। उससे रिलेटेड बच्चों हमने एक दो थ्योरम की थी, तो एक दो थ्योरम और बची है। आइए उस थ्योरम को और करते हैं। तो थ्योरम है बच्चों फर्स्ट थ्योरम नंबर 1.14। उसका सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। स्टेटमेंट है कि यदि किसी ग्रुप जी स्टार के जी यानी कोई सेट है स्टार उसके ऊपर की संक्रिया है, ठीक है, अवयव ए की कोटि के अवयव ए की कोटि n हो तो तथा a की घात m इक्वल टू क्या हो e होगा यदि दी। ऐसा होगा कब? यदि दी m n का गुणज है। ये बच्चों आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ G स्टार इज ए ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n if and only if a power m e then when m is multiple of n, यानी m है वो n का क्या हो गुणज हो, कुछ ऐसा कुछ होता है। तो देखो इसमें दो केस हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो भी ग्रुप की कोटि जब मैंने आपको बताई थी, जो मैंने कहा था कि यदि किसी ग्रुप का अवयव का ऑर्डर n है तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर n इक्वल टू e, ये बताया था। लेकिन इसके साथ मैंने एक बात ये नहीं की थी क्या, सोचिए एक बार कि जो n होता है वो मिनिमम नंबर होता है। n क्या होता है? मिनिमम। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिसके अंदर मैंने आइटा माइनस आइटा ऑफ 1 और -1 मैंने कहा था जैसे उसका गुणनतस्मक होता है 1, तो आप आइटा की पावर 4 का मान 1 लेते हो, लेकिन आइटा की पावर 8 का भी 1 होता है, 12 का भी 1 होता है, यानी उससे बड़े वैल्यू के लिए भी वो बन जाता है वापस। तो कुछ कॉन्सेप्ट याद है भी, मिनिमम पावर है वो n है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि यदि इफ a की पावर m है वो भी e के इक्वल हो तो जो m है वो n का क्या होगा गुणज होगा, और यदि m n का गुणज है तो a की पावर m e के बराबर होगा। दोनों केस प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट केस में ये लेता हूं, मैंने माना a की पावर m इक्वल टू e। तो बच्चों इतना तो कंफर्म हो जाता है कि m इज ग्रेटर इक्वल n, भाई यही पॉसिबिलिटीज है। ग्रेटर देन n मान लो, इक्वल तो नहीं लेते हम, ग्रेटर देन मान लो। भाई m क्या होगा? n से बड़ा होगा। भाई n मिनिमम नंबर होता है, n मिनिमम नंबर होता है, तो m जो होगा वो n से बड़ा होगा। अब आप ये सोचिए कि यदि ये बड़ा है, ठीक है, तो यदि जब मैं m को n से डिवाइड करूंगा तो m इक्वल टू n क्यू प्लस आर कुछ तो होगा या नहीं होगा? भाई जैसे मान लो m का मान 5 है, n का 3 है, 5 में 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, 2 शेषफल आएगा, तो 5 बराबर 3 गुणा 1 प्लस 2, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? ये लिख सकता हूँ, ऐसा लिखूँगा। तो बस अब इसी मुद्दे को लेकर चलते हैं कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n क्यू प्लस आर। ये e है, ये क्या है? ये तो e है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पावर को डॉट e की पावर r, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, है या ना? लिख सकता हूँ ना? इसके बाद इसको अरेंजमेंट करूँगा तो a की पावर n, उसकी पावर q और a की पावर r a के इक्वल में, ठीक है। अब आप ये देखो कि a की पावर n इक्वल टू e है, तो इसको ऐसा लिख दो। अब स्टूडेंट आप सभी जानते हो जो तत्समक होता है उसकी पावर कितनी भी कर दी जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे गुणनतस्मक एक होता है, एक ही घात कितनी भी लूँ क्या आएगा? एक ही आएगा। तो बस तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? e की पावर r, e तस्मक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a की घात r इक्वल टू e। यहाँ से एक रिजल्ट ये बना मेरे पास, यानी a की पावर जो r है वो e के इक्वल होगा। अब सबसे पहले एक बात तो बच्चों आप खुद सोचो, नॉर्मली जैसे मान लो मैंने 10 में 7 का भाग दिया
ये जो शेषफल आता है इससे सदैव क्या होता है, छोटा होता है या नहीं होता, यानी जो शेषफल होता है वो उससे सदैव क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी यहाँ से एक रिजल्ट है कि r इज ऑलवेज लेस देन n, मैं जानता हूँ। तो इसके बाद बच्चों आप अब ये सोचिए, यदि r n से छोटा है और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कोटि है n वो मिनिमम नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो r n से छोटा नहीं होगा लेकिन r तो n से छोटा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब r इक्वल क्या हो, 0। क्यों, मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट की पावर 0 हो वो तत्समक ही होता है या नहीं होता, होता है ना। याद करो जब मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप करवाया था उसके अंदर मैंने आपको ये बात क्लियरली बोली है बच्चों कि जो a की पावर 0 होती है वो 1 होता है, सॉरी e होता है तत्समक। ठीक है, तो r 0 होते ही जो m इक्वल टू एन क्यू प्लस 0 लिखेंगे तो m इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, एन क्यू, अर्थात m n का गुणज है। हो गया, एक पार्ट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, पहले एक बार इतना देखो, आराम से समझो। देखिए बच्चों इतनी बार समझिए, दिमाग में बैठिए नहीं बैठिए, रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सोचिए। भाई हमें दिया है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, यानी a का ऑर्डर फिक्स कर दिया n। ठीक है इतना। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि यदि a की पावर m भी e बना दे तो m जो होगा वो n का गुणज होना चाहिए। तो देखो नंबर 1, भाई हम कोटि जब बच्चों पढ़ते हैं तो ये मिनिमम नंबर होता है, हाँ उससे बड़े हुए भी कोटि, भाई उसको e बनाएंगे लेकिन कोटि नहीं बोले जाएंगे। तो यदि a की पावर m e के इक्वल है तो एक रिजल्ट क्लियर बन गया कि जो आपका m है वो n से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि m n से बड़ा है तो जब मैं m को n से डिवाइड करूँगा तो m बराबर n क्यू प्लस r, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यदि याद हो आपने 10th क्लास में पढ़े, उससे ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों को a की पावर में ले लो, तो a की पावर m तो e है, प्लस में पावर हो तो अलग अलग गुणा में आती है, आप जानते हो गुणा है नहीं संक्रिया के तौर पे। ठीक है, इसको a की पावर n, क्यों घात की घात हो तो घातों का क्या होता है, गुणा, ऐसा लिखा जा सकता है। ये e के बराबर है, e की पावर कुछ भी करो वो e रहेगा, e का किसी में भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या रहेगा, a की पावर r। अब बच्चों आप सभी जानते हो कि जो शेषफल होता है वो जिससे आप डिवाइड करो उससे छोटा ही आता है, क्यों बड़ा होता तो फिर भाग चला ही जाता। अब r यदि n से छोटा है और a की पावर r e के इक्वल है तो ये सिर्फ एक ही केस होगा कि r क्या होना चाहिए, फिर 0, और r यदि 0 हो गया तो m इक्वल टू एन क्यू प्लस 0, यानी m इक्वल टू एन क्यू, यानी जो आपका m है वो n का गुणज है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स, माना m n का गुणज है, माना m n का गुणज है, तब हमें ये प्रूव करना है। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, सिंपल सी बात है। तो यानी यहाँ से m इक्वल टू क्या बनेगा, एन पी मान लो, m इक्वल टू एन पी, तो a की पावर m क्या होगा, a की पावर n p होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n p, e की पावर p इक्वल टू e, यानी a की पावर m क्या आ गया, e आया या नहीं आया। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो गया कि यदि m n का गुणज है तो a की घात m भी किसके बराबर होगा, e की। तो बच्चों मेरे हिसाब से थ्योरम में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, पहले वाली प्रोसेस है, बाद वाली तो ईजी है। कोई डाउट है तो देखो। क्लियर हो गया होगा। तो आगे वाली थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 1 जो इस फर्स्ट एक्सरसाइज की बच्चों आपकी लास्ट थ्योरम है। ठीक है, मेरी तरफ से थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, उसके बाद इस थ्योरम में आगे बढ़ाते हैं। अच्छी थ्योरम बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ऐसे पूछी जा सकती है, और यदि पूछी जाती है तो लोग बच्चे इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप G के किसी अवयव A के लिए, एक ग्रुप
जी के किसी अवयव ए के लिए, कुछ ऐसा। ठीक है, क्या लिखा गया है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स होगा। ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग फ्रॉम जी। सबसे पहले बच्चों देखो, एक बात को दिमाग में बैठाइए भाई। कुछ बच्चे होंगे जो क्वेश्चन को देखते ही एक अलग नज़रिए से सोचने का प्रयास करते हैं भाई। वो ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि एक्स इनवर्स है, एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों देखो, सबसे पहले देखो एक्स इनवर्स ए एक्स का मतलब क्या है। एक्स इनवर्स ए एक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया हमने, नए एलिमेंट को। अब आप कहोगे सर यदि एक्स और एक्स इनवर्स है तो एलिमेंट को नया क्या हो गया? नया बच्चों होगा, क्योंकि जब एक बात सुनो, ये इफेक्ट कब नहीं होता? जब ये क्रम विनिमय हो जाए ना, तब कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि क्रम विनिमय होते ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, ये कैंसिल होकर सिर्फ ए आ जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रुप दिया है, आबेली ग्रुप नहीं दिया। यदि इसी थ्योरम को मैं आबेली ग्रुप, यदि यहाँ पे आबेली ग्रुप नाम होता ना तो इसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? ए इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स अपने आप हो जाता। लेकिन एक्स इनवर्स ए एक्स एक आपके सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई स्पेशली कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एक नया एलिमेंट बनाया हमने कि हाँ भाई इस सिनेरियो के अंदर जब आप ए और एक्स की कोई वैल्यू लेकर रखोगे, उसको सॉल्व करोगे दी गई संक्रिया के अकॉर्डिंग, तो कुछ नया रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये वो प्रोसेस है। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं यदि ये दिखा दूँ, देखो जो इसका ऑर्डर है वही इसका है और जो इसका है वही इसका है, तो बात एक ही। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए कुछ हमें बातें लिखनी पड़ेगी कि ऑर्डर के लिए इसकी घात की जरूरत पड़ेगी। इसकी घात क्या रिप्रेजेंट करती है वो तो पता होना चाहिए ना मुझे। ये मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर के लिए इसकी पावर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। इसकी पावर भी तो चाहिए। अब तो इसकी पावर होगी कैसे, किस रूप में होगी वो देखना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर जो 1 है वो 1 ही रहेगी। लेकिन एक्स इनवर्स, सॉरी 1 रहने का मतलब एक्स इनवर्स ए की ए एक्स ही रहेगा। इसकी जो पावर 2 है उसको मैं क्या लिखूँगा? ए एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स। लेकिन जी ग्रुप है, लेकिन जी के एक ग्रुप, और ग्रुप के अंदर साचर्यता लागू होती है। तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ? ये रिमूव हो जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, तो कितना अच्छा एक सिनेरियो जनरेट हो गया। ठीक है, यानी इस पूरे की स्क्वायर नहीं हो रही है। अब कोई बच्चा स्क्वायर करता है, यहाँ पे एक्स की घात -2 कर देता, ए स्क्वायर कर देता, एक्स स्क्वायर कर देता, इस वजह से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता ना। तो इसलिए मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले हमने पता किया हाँ भी किसका स्क्वायर या पावर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। एक काम करते हैं, एक और करके देखते हैं। एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर 3 हो तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर एक्स इनवर्स ए एक्स। तो हो जाएगा एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स एक्स इनवर्स ए एक्स। साचर्य तो एक साथ लगा दी, तो हो जाएगा एक्स इनवर्स ए स्क्वायर ए एक्स। तो हो जाएगा एक्स इनवर्स ए की पावर 3। तो यहाँ से एक रिजल्ट नहीं बन जाएगा क्या कि एक्स इनवर्स ए एक्स की कोई भी पावर मैं के लूँगा तो एक्स इनवर्स ए की पावर के एक्स, जो गणितीय आगमन के सिद्धांत है, मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास की प्रश्नावली नंबर 4। ठीक है, एक बात दिमाग में बैठेगी, एक के है 12 नहीं है। ठीक है, की है तो यानी के प्लस 1 के लिए भी लागू हुआ, इस बीच में लागू हुआ। अब इसकी पावर पता चलेगी। तो माना ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू एम। ठीक है, बस समझ आई। अब मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी पावर एन निकालता हूँ, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन। बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा? तो ये क्या बनेगा? अब ई क्यों आया? क्योंकि देखो इसका ऑर्डर एन होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखा नहीं क्या मैंने पहले, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ
कि a की पावर n इक्वल e है, x इनवर्स ax की पावर m इक्वल भी e है। ठीक है, तो e से कोई इफेक्ट नहीं होगा तो ये आ गया e। इसका मतलब ये हो गया कि x इनवर्स ax की पावर n है वो भी e है और m है वो भी है, यानी यहाँ से पता चल गया कि m है वो क्या होना चाहिए, लेस इक्वल n होना चाहिए। अभी जो थ्योरम करवाई है उससे भाई a की पावर n भी थी, a की पावर m भी थी, तो वो उसका गुणज था या नहीं, यानी उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब उल्टा प्रोसेस चलो, भाई इसकी पावर m है तो n लेके चला, इसको लेके चलो भाई x इनवर्स ax की पावर a की पावर n इक्वल टू क्या है, e। ठीक है, कुछ ऐसा। अब मुझे क्या दिखाना है कि a की पावर जो m है वो भी किसकी इक्वल होनी चाहिए बच्चों, e की इक्वल होनी चाहिए ना। एक मिनट, देखिए अब आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। x इनवर्स ax की पावर m इक्वल e लेके चलता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m x इक्वल टू e। ठीक है, अब बच्चों मुझे इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करना होगा, मुझे ये सिद्ध करना है कि यदि n e है तो m, ये मुझे क्या सिद्ध करना है कि जो m है वो n से बड़ा हो, ये सिद्ध करना है। तो यानी a की पावर n इक्वल e है तो a की पावर m इक्वल भी e सिद्ध करना है। तो a की पावर m इक्वल e सिद्ध करने के लिए मुझे यहाँ से इन दोनों को हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा, ये सोचो आप, हटाना पड़ेगा। तो x इनवर्स कब बढ़ता है, जब उसके साथ x लग जाए, और x कब बढ़ेगा, जब उसके साथ x इनवर्स लग जाए। तो x e, इसको ऐसा लिख दो, साचर्यता से इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m x इनवर्स, और ये कुछ ऐसा, तो ये हट जाएंगे। तो a की पावर m इक्वल भी क्या आ गया, e। तो n e था, m आ गया, तो यहाँ से ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि n है वो लेस इक्वल m होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको 2 मानो, फ्रॉम 1 एंड 2 m इक्वल बच्चों क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए, बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी। सिर्फ थ्योरम किए 2 आज, आराम से उनको देखो। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखो पहले पावर वाला केस समझ आ गया होगा कि हमें क्या प्रूव करना था कि भाई इसकी पावर n है और इसकी पावर m जो e के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो जो अभी थ्योरम की अभी जो पावर एक ही चीज़ की 2 पावर बन जाए तो वो एक दूसरे का गुणज होता है, जानते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये था कि इसकी पावर n है, यदि इसकी पावर m जो है या n जो है वो भी e बने तो ये इसका अपने आप गुणज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी पावर n को निकाला कुछ इस रूल से, ये a की पावर n तो e दिया हुआ है, तो e सोल्व करने पर e आया, यानी इसकी पावर जो n है वो e आया और m भी e है। तो यानी यहाँ से रिजल्ट होगा कि जो n है वो m का गुणज होगा, यानी लेस इक्वल n होगा, नंबर 1। अब मुझे ये प्रूव करना है कि a की पावर m भी e हो, इसकी पावर m लिया, लेकिन a की पावर m को e बनाने के लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ से x इनवर्स और x दोनों को हटाना होगा, साइड करना पड़ेगा। साइड करने के लिए मैंने क्या किया, इस साइड x इनवर्स लगा दिया और इस साइड x लगा दो दोनों में। तो साचर्यता से ये इसके साथ है, ये यहाँ गया, और e है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधा ये बता रहेगा। ये दोनों हट जाएंगे भाई, e हो जाएंगे, फिर ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा नहीं हटाना है, काटना नहीं है। तो a की पावर m इक्वल भी e, n e था m आया, तो यहाँ से वो प्रीवियस थ्योरम पे आ जाओ, m है 1 का गुणज, यानी 2 केस बन गए, m मैं कह रहा हूँ n से छोटा भी और m कह रहा हूँ n से बड़ा भी है, लेस इक्वल। इन दोनों को सेटिस्फाई एक ही कंडीशन कर रही है, इक्वल वाली। क्यों, ग्रेटर होगा तो ये नहीं होगा, ये है तो वो नहीं होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से रिजल्ट बन गया बच्चों m इक्वल टू n। तो ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है सुमेय एवं इसके प्रगुण, इससे रिलेटेड सारी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, जो भी है एग्जाम के लिए ऐसे जो आपसे पूछी जा सकती है, वो सारी कंप्लीट है। हाँ बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चन जरूर हैं जो आपको समझाने हैं।
तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ बच्चों, बाकी आपके लिए कुछ होमवर्क है, जो क्वेश्चन थ्योरम से रिलेटेड है जो पीछे आ चुके हैं वो आप करोगे। ओके, ये एक आधे क्वेश्चन मुझे लगे अलग है वो मैं सोल्व करवा दूँगा, बाकी मेरी तरफ से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट मानो आपका। क्लियर है? तो बच्चों ये कंप्लीट करके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सब ग्रुप। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट जो है उससे लगभग रिलेटेड आधा काम हो चुका है। ठीक है, बाकी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट थ्योरम से रिलेटेड थ्योरम कंप्लीट है आपकी, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सारी। आपका काम है समझना, रटना नहीं है, आराम से दिमाग में बैठाओ, कोई डाउट आता है तो पूछो। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर।